इस जून में तो हम लोग माइनर ही करेंगे, लेकिन आगे से हर क्वार्टर एक लॉन्च रहेगा हमारा। हर क्वार्टर में एक लॉन्च रहेगा आपका। ओके, एक तो आपका रिस्पांस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स, यू आर अ ग्लोबल कंपनी, आपने काफी बढ़ाया, एक्सपेंशन किया है, न्यू मार्केट्स, आपका एक फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर टोक्यो में भी खुला है। कौन सी और ज्योग्राफीज में आप टारगेट कर रहे हैं खुद को, वहां का प्ले कैसा दिख रहा है आपको? आगे जो मिक्स होगा डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल, वो कैसा देख रहे हैं? हमारे 2 डेवलप्ड मार्केट्स हैं, एक यूएस जहां काफी अच्छा हम कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने अच्छा किया था कि उसके पिछले कोविड होने के बाद भी हमने रिटेल बढ़ाया था। एक यूरोप है जहां काफी लॉकडाउन था, तो पिछले साल थोड़ी कमी रही थी, लेकिन इस साल काफी पिकअप हो गया है। तो ये 2 डेवलप्ड मार्केट्स। 2 इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे एक आसियान मार्केट है, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया वैसे, और एक लैटिन मार्केट्स है, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना। ये दोनों काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमने तो काफी अच्छा किया पिछले 3 सालों में। हमारा तो लगभग 1% 2% ही इंटरनेशनल रहता था। लॉन्ग रन में बाय 2025 होपफुली हमारा कम से कम 20% इंडिया के बाहर से आएगा। अभी तो मई में तो काफी अच्छा था, वो एबरेशन है क्योंकि डोमेस्टिक बंद था तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। तो मई में तो लगता है शायद 30% या 35% एक्सपोर्ट रहा होगा, बट ओवरऑल नंबर कम था। तो लॉन्ग टर्म गोल तो 20%। इस वक्त सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है? क्या प्लान्स आपने जो सेटअप किए हैं उसका अपडेट किया है? दूसरी बात, कैपेक्स क्या लाइनअप है लेट्स से ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स? किस अगर हाथ में लेके बैठे हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, बिफोर दिस ईयर एंड वो फिगर्स विल कम आउट इन द फोकस करते हैं तो वो कंटिन्यू रहेगी स्ट्रेटेजी पॉइंट से। और प्रोडक्ट का जो मिक्स की हम लोग, जो हमारी हम लोग कॉम्बिनेशन फाइनेंस, रुजाले यहाँ पे और रूपा नतीजों के बाद तेजी है, इंगरसोल जमुना में नतीजों के बाद गिरावट है। इसके अलावा फोकस में है कहीं ना कहीं नैट बायो हमारा एसआईपी स्टॉक। इसके अलावा रेडिको खेतान आज नतीजों आएंगे, कमाई कराएंगे। हमने आपको ये स्टॉक बताया था, इसमें तेजी है। बीएल में भी खबरों के चलते अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं और आईआरबी इंफ्रा खबरों के चलते तेजी में था, अभी गिरावट देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा पीएनबी हाउसिंग लगातार तेजी में, आज लगातार दूसरा दिन अपर सर्किट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन्फीबीम और आरती इंडस्ट्रीज में थोड़े बहुत गेंस देखे जा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये है इस वक्त का बाजार का डिटेल चेक। तो मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग आज थीम दिख रही है। रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद अब निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी आइशर मोटर्स की। हाल ही में कंपनी के नतीजे जो आए उन पर नजर डालते हैं। एक्चुअली अनुमान के मुताबिक ही रहे। मुनाफा 73%, आय 33% बढ़ी और मार्जिन थोड़े से यहाँ पर दबाव में दिखे। बट आगे क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड जो कि उनका फ्लैगशिप ब्रांड है, वहां पर किस तरीके की प्लान है, क्या लॉन्चेस हैं, क्या सेगमेंट्स हम देखेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। कंपनी के इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड के सीईओ विनोद दासरी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम ऑन द शो, ऑलवेज गुड टू हैव यू। यस सर, पहले तो नंबर्स हम देख लेते हैं। दे हैव बीन इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई, मतलब हाई रेवेन्यू यहाँ मिला है। मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मैं रॉयल एनफील्ड पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हूँ किस तरीके से आप मार्जिन को प्रोटेक्ट करेंगे और आगे प्रॉफिटेबिलिटी की पर फोकस करते हुए वो नंबर बढ़ाएंगे? वेल, मार्जिन्स पे हमारा फोकस 4 तरीके से आएगा। सबसे पहले कि हम लोग जो कॉस्ट रिडक्शन वर्क कर रहे हैं वो तो कमोडिटी कॉस्ट के चलते इतना कॉस्ट बढ़ गया है, इसको हम पास ऑन नहीं कर पाते हैं उतना, तो थोड़ा बहुत तो हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया है, जो इस क्वार्टर से आगे में हम लोग को उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा। दूसरा, हम लोग मटेरियल कॉस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक स्टील एल्यूमिनियम जैसा होता है, दूसरा प्रेशियस मेटल्स होते हैं। स्टील एल्यूमिनियम में तो कुछ नहीं कर सकते, वो वेट डिजाइन होता है, लेकिन जो प्रेशियस मेटल में उसमें हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट किया है, जिसका रिडक्शन हम लोगों ने किया है, जो यूसेज का रिडक्शन, तो उसका इम्पैक्ट भी आगे में आएगा। और 2 चीज जो हम लोग और फोकस कर रहे हैं, एक तो है कि एक्सपोर्ट मार्केट में इंप्रूवमेंट आए,
मई में जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे थे, पीछे से भी हम लोग एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर रहे हैं। और लास्ट है कि नॉन मोटरसाइकिल रेवेन्यू जो है, जो हमारी बहुत ही कम रहती थी, उसमें हम काफी बढ़त देख रहे हैं। स्पेयर्स हैं, अपैरल है या एक्सेसरीज है, जिसमें भी मार्जिन अच्छे होते हैं। तो ये 4 चीज हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हमारी मार्जिन इंप्रूव हो सके। ओके, तो मार्जिन्स पर नजर है, 4 डिफरेंट चीजें आज आपने बताई, उस पर फोकस करके प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाएंगे, मार्जिन्स भी इंप्रूव करने की उम्मीद रखते हैं। अब मैं जानना चाहूंगी सर, बिकॉज पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा कि बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत डिस्ट्रप्शंस आए। आपकी क्या लर्निंग्स थी इस दौरान? किस तरह से रॉयल एनफील्ड का प्रदर्शन रहा, जो लॉन्चेस हुए उस पर किस तरीके की एक्सेप्टेंस मिली? ओवरऑल समराइज अगर आप कर सके ये पीरियड, बिकॉज अब हमें 1 साल पूरा हो चुका है एक अनसर्टेनिटी वेव के देखते हुए। आगे भी थोड़ा सिचुएशन कोई कह नहीं सकता कि कितनी यहाँ से बेहतर होगी, कॉशियस रहना जरूरी है। तो आप कैसे देखते हैं अभी तक की सिचुएशन और आगे के लिए किस तरह से गियर अप करना है? पर इसमें अगेन 3-4 चीज सीखने में आई है। सबसे पहले कि जो डिमांड साइड है वो काफी पेंट अप डिमांड आता है कोविड के जाने के बाद। सो आई एम होपिंग कि जुलाई अगस्त में भी इसका पेंट अप डिमांड आएगा। लेकिन उसमें एक चीज और भी है कि लोग शोरूम में कम आते हैं, डिजिटल इंक्वायरीज काफी बढ़ जाती हैं। वो हम लोग देख रहे हैं अभी फिर से। लास्ट ईयर भी हमारी डिजिटल इंक्वायरीज काफी बढ़ गई थी और डिजिटल कन्वर्जन भी काफी था। तो हम लोगों ने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने कंपनी में किया है उसका काफी फायदा में देखने को मिला। दूसरी चीज हमने देखा कि लास्ट ईयर में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस बहुत होते हैं। अगर पूना में लॉकडाउन है तो वहाँ के सप्लायर नहीं भेज पाते, या नॉर्थ में लॉकडाउन है गुड़गांव के पास तो वहां से नहीं आ पाते। तो हम लोगों ने लास्ट 1 साल में काफी लोकलाइज किया है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि हमारे तीनों प्लांट यहाँ तमिल चेन्नई में ही है। तो हम लोग यहाँ पर ही लोकलाइज करके सप्लाई चेन को थोड़ा और रोबस्ट कर सकते हैं। अभी 100% नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल से बेटर है। और ये हमने जैसे आपको बोला प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के लिए, वैसे ही हमको इंटरनेशनल में और नॉन मोटरसाइकिल में भी देखना चाहिए। केवल मोटरसाइकिल पे डिपेंड करके नहीं रहना चाहिए, उससे उतार चढ़ाव बाकी काफी आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग हमारी ये रही है कि पीपल कैसे डील करते हैं इसको। हम लोगों ने सारे सेफ्टी मेजर्स तो किए, सब कुछ किए प्लांट में, फिर भी हमारे पास लगभग 800 कोविड केसेस आए। फॉर्चुनेटली सब ठीक हो रहे हैं, एक्सेप्ट 2 लोग हमारे दे पास्ड अवे, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कैसे एम्प्लॉय की सेफ्टी करें, कैसे हमारे लाइंस को स्प्रेड आउट करें, कैसे डाइनिंग हॉल को डिफरेंट तरीके से करें, कैसे बसेस को डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करें, कैसे ऑफिसेस को डिफरेंट तरीके से ऑफिस करें। रिमोट जगह में ऑफिसेस की जरूरत ही नहीं है। ये सब होने के बाद भी लोग कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे उनका जो रिलेशनशिप है, पीयर टू पीयर लर्निंग जिसे बोलते हैं, पीयर टू पीयर प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे बोलते हैं, लीडरशिप कैसे करें। लोगों को ये इस माध्यम से तो हर दिन बात नहीं कर सकते हैं, फिजिकली देखना पड़ता है। तो ये सब चीजें हम लोग सीख रहे हैं। हम लोगों ने काफी इसके लिए किया है, एक रॉयल एनफील्ड डिस्कशन एंड टॉक्स, सीईओ सर्कल मीटिंग्स, ऐसे काफी चीजें की हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नया चीज किया था जिसमें जितने हमारे कोविड सर्वाइवर्स हैं वो आके बात करते हैं। तो जो कोविड से सफर कर रहे हैं अभी, जिसमें कोविड से पीड़ित हैं या जिनकी फैमिलीज में कोई ट्रबल है, वो लोग सीखते बहुत हैं इससे। पीयर टू पीयर लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। जब आप देखते हैं कि आपका कोलीग एक सर्वाइवर है तो आपको अच्छा लगता है। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा इसी में रहा है कि ये हम लोग काफी हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमने कई सारी चीजें बताई जो देखी और इससे लर्न किया। डिजिटल स्पेस काफी यहाँ पर देख रहे हैं, वहां पर वृद्धि आ रही है। आपने देखा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल मीन्स ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स। मैं जानना चाहूंगी, एक तो प्रोडक्ट्स पर हम आते हैं, बट उसके पहले जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे वो क्या पूरी तरह एड्रेस हो गए हैं, और कुछ प्राइस हाइक्स आपको लेने पड़ेंगे बिकॉज ग्लोबल कमोडिटी प्राइस काफी बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे? एक प्राइस हाइक्स तो हम कर ही रहे हैं रेगुलरली। बिटवीन जनवरी टू नाउ हम लोग 3 to 8% कर चुके हैं और भी बढ़ाएंगे। दूसरा है कि जो आपने पूछा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से,
काफी सप्लायर्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया है कि तमिलनाडु में सेटअप कीजिए, उन्होंने किया है। कुछ लोगों को हम लोगों ने नए सप्लायर्स को यहाँ डेवलप किया है। और ऐसे भी कुछ सप्लाई चेन इश्यूज हैं, जैसे ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रहा है, उससे हमारा इम्पैक्ट होता है। उसको तो इमीडिएट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही लिंपिंग अलोंग फॉर अनदर 6 months और सो। उससे थोड़ा दिक्कत होगा, सबको दिक्कत होगा ना, केवल रॉयल एनफील्ड को नहीं, सबको दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बाद से ठीक हो जाएगा वो। सर प्रोडक्ट लॉन्च वो बहुत ज्यादा सेंटर स्टेज पे है रॉयल एनफील्ड के। लोग देखना चाहते हैं क्या नए प्रोडक्ट, क्या नए सेगमेंट्स। पिछले कुछ लॉन्चेस भी बहुत प्रॉमिसिंग रहे, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, जैसा हमने देखा, चाहे वो मीटियोर 350 की बात करें, उसके पहले भी जो बाइक्स आई हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उन लॉन्चेस से? आगे किस तरह से गियर अप कर रहे हैं? कौन से सेगमेंट्स में हम देखेंगे आपको अब फोकस और बढ़ाते हुए, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस मिल गया है, ये सेगमेंट्स आपके अच्छे प्ले आउट हो रहे हैं। तो क्या नाउ यू विल गो अप द लैडर, जो हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कंपनी की, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ही आप ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगी स्ट्रैटेजी पॉइंट से? और प्रोडक्ट का जो आगे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे वो कैसा करेंगे? हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही है कि हम 250 to 750 सीसी जो मिड साइज सेगमेंट बोलते हैं, उसी पे फोकस्ड है, उसी पे फोकस्ड रहेंगे। काफी अफवाहें उड़ती हैं कि हम लोग छोटी गाड़ी बना रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, ये सब गलत है। हम लोग का जो फोकस एरिया है उसी पे रहते हैं। दूसरी चीज है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म मॉडल पे करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक मीटियोर बनाया, उसी प्लेटफॉर्म पे हम और भी नई गाड़ियां बनाएंगे। ट्विंस जो हमारी इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल 2 गाड़ियां उस प्लेटफॉर्म पे, उस पे भी नई गाड़ियां लेके आएंगे। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म बेस को एक्सपैंड करेंगे। हमारी फोकस इसी कस्टमर बेस पे है और उनको हजारों ऑप्शंस देते हैं। जैसे मीटियोर पर ही आप देख लीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ऑटोमेटिकली डिजिटल से अपने मोबाइल फोन पर ही कम से कम 5 लाख ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सो हम बाकी जो कंपटीशन आता है वो लोग कहीं और गाड़ियां बनाते हैं और एक आध गाड़ी इस सेगमेंट की भी बनाते हैं। हम एक आध गाड़ी नहीं बनाते, हम केवल इसी पे फोकस करते हैं और इसलिए हम कस्टमर को ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं और ज्यादा अच्छा उनको सर्व भी कर सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट पर ये फोकस रहेगा। सर क्या नंबर्स होंगे? आप टिपिकली थोड़ी बाइक्स लॉन्च करते हैं हर साल, तो इस साल बिकॉज ऑफ कोविड कुछ ऐसा हुआ है कि पुश हो गए प्लान्स, या यू आर राइट ऑन ट्रैक? इस साल FY22 में पर्टिकुलरली इफ आई वर टू आस्क यू, कितने प्रोडक्ट्स या नए लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कंपनी, और क्या टाइमलाइंस होंगे उनके? इस जून में तो हम लोग माइनर ही करेंगे, लेकिन आगे से हर क्वार्टर एक लॉन्च रहेगा हमारा। हर क्वार्टर में एक लॉन्च रहेगा आपका। ओके, एक तो आपका रिस्पांस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स, यू आर अ ग्लोबल कंपनी, आपने काफी बढ़ाया, एक्सपेंशन किया है, न्यू मार्केट्स, आपका एक फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर टोक्यो में भी खुला है। कौन सी और ज्योग्राफीज में आप टारगेट कर रहे हैं खुद को? वहां का प्ले कैसा दिख रहा है आपको? आगे जो मिक्स होगा डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल, वो कैसा देख रहे हैं? हमारे 2 डेवलप्ड मार्केट्स हैं। एक यूएस जहां काफी अच्छा हम कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने अच्छा किया था कि उसके पिछले कोविड होने के बाद भी हमने रिटेल बढ़ाया था। एक यूरोप है जहां काफी लॉकडाउन था, तो पिछले साल थोड़ी कमी रही थी, लेकिन इस साल काफी पिकअप हो गया है। तो ये 2 डेवलप्ड मार्केट्स। 2 इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे एक आसियान मार्केट है, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया वैसे, और एक लैटिन मार्केट्स है, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना। ये दोनों काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। सो ओवरऑल हमने तो काफी अच्छा किया। पिछले 3 सालों में हमारा तो लगभग 1% 2% ही इंटरनेशनल रहता था। लॉन्ग रन में बाय 2025 होपफुली हमारा कम से कम 20% इंडिया के बाहर से आएगा। अभी तो मई में तो काफी अच्छा था, वो एबरेशन है क्योंकि डोमेस्टिक बंद था तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। तो मई में तो लगता है शायद 30% या 35% एक्सपोर्ट रहा होगा, बट ओवरऑल नंबर कम था। तो लॉन्ग टर्म गोल तो 20% है। इस वक्त सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है? क्या प्लान्स आपने जो सेटअप किए हैं उसका अपडेट किया है? दूसरी बात, कैपेक्स क्या लाइनअप है लेट्स से ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स? किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, ऑन एक्सपेंशन एंड सो ऑन? अपडेट आप दे सकते हैं प्लांट की फिलहाल कैपेसिटी कितनी है, और जो वेटिंग पीरियड भी है
कई बाइट्स पर क्या वो रिड्यूस हुई है? नहीं, प्लांट की कैपेसिटी तो काफी कम यूटिलाइज हो रही है अभी तो कोविड का वो चल रहा है, और जब नहीं था तभी भी सप्लाई चेन डिफिकल्टी से हम लोग लगभग 60-65% पे ही ऑपरेट कर रहे थे। तो अभी प्लांट में और कैपेसिटी है। हम लोगों ने डीबॉटलनेकिंग भी की है, जिस मॉडल्स पे हमारा काफी बैकलॉग था, जैसे मीटियोर का हम लोगों ने उसमें कैपेसिटी बढ़ाई है, हिमालयन में, ट्विंस में कैपेसिटी बढ़ाई है। लॉन्ग रन के लिए अभी हम लोगों ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके एक और 60 एकड़ लैंड लिया है नए प्लांट के लिए, लेकिन वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको लगाने में। मीनवाइल हमारा जो कैपेक्स है वो नए मॉडल्स के लिए, ये डीबॉटलनेकिंग के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम्स के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। कितना सर अमाउंट है आपने बताया? पता नहीं, आई थिंक इट विल बी समवेयर अराउंड 700 to 1000 crores। ओके, ऑल राइट मिस्टर दासी, ऑलवेज अ प्लेजर सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए आगे के क्या प्लान्स है कंपनी के और क्या आउटलुक होगा। तो ये थे रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर्स के सीईओ, रॉयल एनफील्ड के एरिया को हेड करते हैं। और देखिए आज स्टॉक में भी अच्छी मजबूती दिख रही है, फिलहाल 0.7% ऊपर। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फार्मा सेक्टर पर फोकस होगा। लिंकन फार्मा, इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, आगे क्या आउटलुक जानेंगे। जल्द वापस आएंगे।